अपन सोशल साइंस के सैंपल पेपर पे चल रहे थे। सैंपल पेपर 2 में सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, सी और डी बाकी है। इस वीडियो में इसके अंदर क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन सी में ये पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, और ये भी क्वेश्चन नंबर क्या है 14। ढंग से देखो, डिस्क्राइब द मेजर चेंजेज दैट अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। ये बोल रहा आपसे 1900 से लेके 1910 के आसपास के टाइम का 20th सेंचुरी, ओके 1901 से 1910। व्हाट इज मींट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? विद इन दिस सिस्टम ए क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन टाउन एंड द कंट्री साइड। एक्सप्लेन। ये दोनों क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, हाई प्रोबेबिलिटी के दोनों में से एक आपको 2 नंबर या 3 नंबर पूछा जाएगा। पहला, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस इन द सिस्टम ऑफ industrialization in India. First, with the spread of the Swadeshi movement, Indian nationalists mobilized people to the boycott foreign cloth. क्या होता है कंट्री के अंदर 1905 के अंदर एक जगह है अपने कंट्री के अंदर, मैं आपको पूरा ज्योग्राफी की फॉर्म बताता हूँ। ये है, इस बंगाल को 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक तो मुस्लिम मेजोरिटी थी उसको तोड़ दिया, और दूसरे रिलीजन को लैंग्वेज के हिसाब से इसका पार्टीशन कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, देश के अंदर कम्युनल डिवीजन हो गया। क्या हो गया, कम्युनल डिवीजन। इससे लोग बाग खपे थे, और इसी टाइम पे एक मूवमेंट चालू हुआ जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। ये आपकी बुक के अंदर छोटा सा टैगलाइन दे रखी, वो मैं बता रहा हूँ सेकंड चैप्टर की इंडियन हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर में। 1907 के आसपास ये बहुत ज्यादा पीक पे जाता है, और ब्रिटिश जो भी प्रोडक्ट करते हैं ना उसको इंडियन क्या करते थे, बाइकआउट कर देते। क्या कर देते हैं, बाइकआउट। ओके, mobilize people to boycott foreign cloth. Second number देखो, after 1906 the export of Indian yarn to China declined, so industrialists in India began shifting from yarn to cloth production. ठीक है, 2 चीजें होती है, एक तो होता है स्पिनिंग, ठीक है, और एक होता है वीविंग। स्पिनिंग का मतलब होता है धागा बनाना, और वीविंग का मतलब होता है कपड़ा बनाना। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 एंड 1912। इन 12 ईयर के अंदर प्रोडक्शन कितना हो गया, डबल हो गया। आगे बात समझिए। तीसरा, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टेरी प्रोडक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशंस। इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा। 3.3 नंबर में आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, ये मोर देन सफिशिएंट है। अगला है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो का मतलब था किसी चीज का इनिशियल फेज, जहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। दुनिया में सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ था वो चालू हुआ था 1812 में ब्रिटेन में। राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक की भी माने ओल्ड एनसीईआरटी की, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट वाज कैरिड आउट इवन बिफोर फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड एंड यूरोप। दिस प्रोडक्शन वाज नॉट कैरिड आउट इन फैक्ट्रीज, सो दिस फेज वाज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। खुद के घर पे, शॉप पे, वर्कशॉप पे, या छोटी सी है ना, खुद के घर पे एक फैक्ट्री टाइप का बना रखा है, उसमें काम करते हैं। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल्दो मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट वर्क वाज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड, सच एज बाइंग वूल, स्पिनिंग yarn, weaving, fullers and dyeing was carried out in the villages. आपको कुछ करना है, रॉ मटेरियल का आप ऑर्डर कहां पर दोगे, विलेजेज। यहां से फिर वो कहां पर भेजेंगे, सिटी के अंदर या अर्बन में भेजेंगे। ओनली द फिनिशिंग ऑफ क्लॉथ वाज डन इन द लंदन। ये आपका 14 का ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ए डैम? एक्सप्लेन द डिफरेंट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डैम्स। डैम एक बैरियर है जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके चैनल को, वाटर फ्लोइंग पाथ को डिस्टर्ब करेगा, उसको क्या बोलेंगे, डैम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डैम। अगला दिख रखा, डिस्क्राइब सम ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। देखो, ए डैम इज ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वायर, लेक और इम्पार्टमेंट। Dam refers to the reservoir rather than the structure. Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agriculture field. Today dams are built on just for irrigation but for electricity generation. दो काम के लिए, not just water supply for domestic and industrial
usage, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding. Hence dams are now referred to as multi-purpose project. मतलब नंबर ऑफ टारगेट एक साथ फुलफिल हो रहे तो। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वाला, ये मैंने जब भी टेस्ट लिया तो उसमें डाला। एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कौन कौन से? पहला, सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज मेड टू चैनलाइज द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, श्रृंगवेरपुरा नियर अलाहाबाद, जो प्रेजेंट टाइम का क्या नाम है? प्रयागराज। आगे बस यहाँ पर 3 रिवर का संगम है, एक तो गंगा, एक यमुना और इधर से एक रिवर और है सरस्वती, जो लगभग विलुप्त हो चुकी, इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम हैव बीन बिल्ट एक्सटेंसिवली। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी ऐसा होता था। एविडेंसेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैज आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा इन ओडिशा, नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश, ओके, बेन्नूर इन कर्नाटका, कोल्हापुर इन महाराष्ट्र। In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lake of the time, was built. ये 4 है, चारों आपको याद रखने पड़ेंगे। सैंपल पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। लास्ट ईयर भी दिया था, लास्ट ईयर यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन उसने नहीं डाला। उसने 3 नंबर का क्वेश्चन कहां से डाला? 5वें चैप्टर से डाला, 5th चैप्टर से, और 6, 7 से 4 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। तो मुझे लगता है इस साल इस 3rd चैप्टर से वापस 3 नंबर का क्वेश्चन डालेगा, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक बार भी पूछा नहीं गया। अगला है, व्हाट इज मींट बाय ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मेंशन इट्स 2 मेन फीचर्स। नीचे, अंडर विच लिस्ट इज द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। देखो, फेडरलिज्म कुछ भी नहीं, जब भी यूनियन गवर्नमेंट और नीचे का लेवल का जो गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, उसको अपन बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। आगे बात समझो, इसके मेन 2 फीचर क्या है? जो डेफिनेशन है वो लिख दो, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या रहेगा? पावर। लेजिस्लेटिव पावर में 3 लिस्ट दे रखी, एक लिस्ट दे रखी यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट दे रखी स्टेट लिस्ट, और एक लेयर का कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल गवर्नमेंट है, इन ए फेडरल सिस्टम सुप्रीम पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 levels, central authority and various constituent units of the country. Both these levels of governments enjoy their power independent of the other. Both these governments are separately answerable to the people. 2 main features of the federalism are as follows. The jurisdiction of the respective government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. मतलब कौन कौन सी गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे पे लॉ बना सकती, बैंकिंग में लॉ बना सकती, इंश्योरेंस में लॉ बना सकती। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है, वो किस पे बना सकती? एग्रीकल्चर पे, लैंड पे, इरिगेशन पे, पुलिस पे, इन पे सब पे क्या बना सकती? लॉ बना सकती। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट इनकम कहां से जनरेट करेगी? जैसे भी लिक्कर होता है, वाइन होता है, ठीक है ना, शराब, उस पे टैक्स इंपोज करने की पावर किसके पास में? स्टेट के पास में। लेकिन पेट्रोल डीजल पे सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों क्या लगाती? टैक्स लगाती, और ये दोनों क्या जीएसटी के दायरे में नहीं आता है इंडिया के अकॉर्डिंग। अगला देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट को यूनियन से याद रखना, यूनिफॉर्मली पूरे कंट्री और यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू मेक लॉज ऑन दिस, ओके। इसमें एक निमोनिक याद रखो, आरबीआई। आर बोले तो रेलवे, बी बोले तो बैंकिंग, आई बोले तो इंश्योरेंस, ओके। इसका आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और रेलवे, आरबीआई से ट्रिक याद रखनी, करेंसी। स्टेट लिस्ट, द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन ऑफ इंपोर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट। देखो, स्टूडेंट क्या करता, स्कूल में पढ़ता, तो ट्रेड एंड कॉमर्स को आप टीसी से याद रखो। किसे याद रखो? टीसी से। कॉन्करेंट लिस्ट, इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। एक इसमें एक वर्ड और लिख सकते हो जो आपकी बुक के अंदर देखा, डिवोर्स। ये सब है ना, कर सकते हैं। बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। इन द इवेंट ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ विल प्रिवेल। मान लो यूनियन गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए, स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए, तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ है
उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ये कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 70, Ashwin is a 10th grade student. He visited a bank branch for the first time with his grandmother. He has to fill in the necessary details on his grandmother's bank check to withdraw cash. Help Ashwin analyze the three necessary details on the check. ऐसा क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया, RBSE 2025 प्लस 2025 का सप्लीमेंट्री, दोनों के अंदर ये क्या कर रखा है, क्वेश्चन आ रखा। A poor woman living in the small village of Manyapura took a loan from a money lender for farming. Unable to repay the loan on time, she had to sell some of her ancestral land. Analyze the credit problems in rural areas in the context of this incident. क्रेडिट का मतलब होता है लोन, वो रूरल एरिया के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं है। लोग कहां जाएंगे, मनी लेंडर के पास में। मनी लेंडर क्या रहेगा, हाई रेट ऑफ क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा, इंटरेस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्याज। ओके, टू कंप्लीट चेक अश्विन नीड टू फिल इन द फॉलोइंग डिटेल। अश्विन वाला क्वेश्चन पाते, द डेट ऑन विच द चेक इज बीइंग यूज्ड मस्ट बी एंटर्ड इन द चेक। पहला डेट, पेज नेम, द नेम ऑफ द पे मस्ट बी एंटर्ड ऑन द चेक। अमाउंट, द अमाउंट टू बी पेड टू द पे मस्ट बी एंटर्ड इन बोथ फिगर एंड वर्ड्स। आपको क्या ध्यान रखना है, तीन चीजों का ध्यान रखना। पेड, ठीक है, पेड, पेज नेम, ए बोले तो अमाउंट, डी बोले तो डेट। पैसा जब भी लिखा जाता है, आपने कभी भी सुना होगा, ऐसा लिखा जाता है, जैसे ऐसा लिख दिया, ये लिख दिया, और ऐसा भी लिखा जाता 1500 ओनली। ये इसलिए लिखा जाता है कि आपने जो लिखा है उसके अंदर आगे वाला बंदा कोई काट छांट नहीं करे। ओके, सिग्नेचर भी लिखना पड़ेगा। द अकाउंट होल्डर्स सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड ऑन द चेक विच मेक द चेक valid. Account number and branch name, the account number and the branch name must be entered on the check so that the bank knows from which account the money is being withdrawn. अब एक प्रॉब्लम है, बोर्ड में 2024 में सप्लीमेंट्री में पूछा गया कौन सी डिटेल उसमें भरी जानी चाहिए, बाकी सब डिटेल लिखी रहती है। एक डेट की प्रॉब्लम है और एक पेबल अमाउंट, तो आपको ध्यान रखना, जनरल क्वेश्चन आ जाओ तो सिर्फ आपको ध्यान रखना कि पेबल क्या लिखनी पड़ेगी, अमाउंट लिखना जरूरी है। नीचे ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन। एन एनालिसिस ऑफ क्रेडिट प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज गिवन बिलो। एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर इन रूरल एरियाज, मनी लेंडर्स लेंड मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड सीज लैंड एंड अदर असेट इफ द लोन इज नॉट रिपेड टाइम। सीज लैंड का मतलब होता है वो ओनरशिप है खुद के नाम पे ले लेगा या उसको हथियार लेगा। ओके, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी people are unable to make appropriate financial decisions. They often take loans at high interest rate and lose their land and asset in order to repay the loan. Okay, चौथा, lack of banking services, due to lack of banking services in rural areas people face difficulty in accessing financial services. Ultimately they turn to money lenders for loan. देखो, रूरल एरिया के अंदर लेक का मतलब था किसी चीज की कमी होना। अगर मान लो आपने लोन के लिए अप्लाई कर भी दिया, ठीक है ना, तो बैंक मैनेजर क्या है, आपको डॉक्यूमेंट बहुत मांगता है। क्या मांगता है, डॉक्यूमेंट, और वो इजीली हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। आजकल करप्शन बहुत है, इतना आसानी से लोन मिलना पॉसिबल नहीं। ओके, ये सेक्शन सी आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे सेक्शन डी के अंदर। वाट इसको अपन अगले वीडियो में करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी दिक्कत आएगी। ओके।